माटी के बर्तन। अरे साहब जी, यही सब सामान आप माल में लीजिएगा तो 1000 रुपया से कम नहीं मिलेगा। हम तो फिर भी बहुत कम दाम लगा रहे हैं। 90 रुपया सुराही का और 70 रुपया गमला का। मेहनत भी तो देखिए ना साहब। देख भाई, मैंने पहले ही बोला 100 रुपये से 1 रुपये भी ज्यादा नहीं दूंगा। देना है तो बोल, वरना टाइम वेस्ट मत कर। अगर हिसाब नहीं बैठ रहा तो। यह कहते हुए वह खिड़की का शीशा ऊपर करने लगा और गाड़ी को आगे बढ़ाने का उपक्रम करने लगा। हाथ आया ग्राहक फिसलते देख गुरहू उठ खड़ा हुआ और सुराही व गमला खिड़की की ओर बढ़ा के बोला, अरे कोई बात नहीं साहब, बुरा काहे मानते हैं। आप 100 में ही ले जाइए, आप पहले ग्राहक है सुबह से। ये लीजिए। यह कहकर उसने खिड़की से दोनों सामान दिए और जवाब में उसे 50 के 2 नोट मिले। 160 रुपये की उम्मीदों पर 100 रुपये का जो तुषारापात हुआ वो 2 दिनों के बाद बिक्री होने के संतोष के आगे रफू चक्कर हो गया। उन नोटों को हाथ में लहराते हुए आंखों में विजयी भाव लिए वह अपनी पत्नी पार्वती की तरफ बढ़ा। पार्वती भी अपनी मुस्कान रोक ना सकी। पास आके उसने पार्वती के कंधे पर हाथ हौले से रखते हुए कहा, अब तो खुश। गुरहू अपनी बीवी पार्वती और अपने 3 बच्चों सूरज, मुन्नी और गुड़िया के साथ, जिनकी उम्र करीब 6-8 साल के बीच थी, मेट्रोपोल की छाया उसका शोरूम होती थी और रात में वही छाया बेडरूम। सारा परिवार उसका हाथ बटाता था, पर गुजारा कैसे होता था इसकी आप बीती वही जानते थे। पैसे हाथ में लिए अभी मिनट भर ही हुआ होगा कि राजू ने चिल्लाकर कहा, आज तो उधार ना गुरु भाई, अब तो पैसे भी आ गए। अरे मिल जाएंगे राजू भाई, कहाँ भागे जा रहे हैं। पूरी गर्मी हम भी यहीं, तुम भी यहीं और तुम्हारी ये गन्ने के जूस की मशीन भी। इधर पार्वती ने जल्दी से मुन्नी को आवाज दी जो सूरज और गुड़िया के साथ पत्थरों को गिनने वाला कोई खेल खेल रही थी। सुन, जल्दी से ही 50 रुपया ले आओ, सड़कों पार से 1 किलो चाउर, 5 रुपया के मरचा और 10 रुपया के प्याज ले आ। 14 रुपया वापस भी। पत्थरों को अपने भाई बहनों की ईमानदारी के भरोसे छोड़कर जाना आसान काम ना था, पर कोई चारा भी ना था, इसलिए मुन्नी दौड़ते हुए सड़क पार चली गई। इसमें से 50 रुपया बचा लें, गुरु ने पार्वती से कहा और वापस बर्तनों के ढेर के सामने बैठ गया। 100 रुपए की बिक्री ने उसे शाम तक बेचने की ऊर्जा दे दी थी। गुरु के ओपन शोरूम के आसपास बहुत सी दुकानें थी। मेट्रो गेट के पास गोलगप्पों की, चाट पकौड़ों की, ईयरफोन्स की और भी बहुत सारी, मगर इसमें से गुरु के जान पहचान की सिर्फ 2 दुकानें थी। एक तो राजू गन्ने जूस की दुकान और दूसरी पंडित जी चना वाले। राजू गर्मी के सीजन में गन्ने का जूस बेचता था और सर्दी में चाय। पंडित जी सिर्फ चने के सहारे जीवन काट रहे थे। दोनों ही गुरहू के बच्चों को स्नेहवश अपनी दुकान से कुछ ना कुछ खाने पीने को देते रहते थे। गुरहू का भी इनकी दुकान से लेन देन का रिश्ता चलता रहता था। अभी कल शाम ही पंडित जी ने गुरहू को समझा था, देख तेरा नाम रामशीष है और तेरे नाम में ही भगवान है। भगवान के बिना ये दुनिया बेकार है, इसलिए उदास ना हो, मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। अपने नाम का मतलब तो गुरहू को पहले भी पता था, मगर असली गर्व का एहसास उसे अब हो रहा था। मनी मन उसने अपने माँ बाप को नमन करके धन्यवाद दिया। अपनी पत्नी पार्वती का नाम सोच के तो उसका गर्व दुगुना ही हो गया। वो सोचने लगा कि जब मैं भी बाकी लोगों की तरह ही भगवान का हिस्सा हूँ तो दुख किस बात का। अगले कुछ घंटे उसने इन्हीं प्रतीकात्मक नामों के गर्व के एहसास के सहारे व्यतीत किए, पर जब 2 दिन तक एक भी बर्तन नहीं बिका तो उसे मिट्टी के भगवान की वास्तविकता पता लगी। रात के करीब 9 बजे होंगे, आधी से ज्यादा दुकानें बंद हो चुकी थी। गुरु भी सारा सामान समेट रहा था। पार्वती चूल्हे पर खाना बना रही थी। बच्चे खाट पर बैठकर आपस में कुछ खेल रहे थे। अचानक एक नीले रंग की कार ठीक सामने आकर रुकी। कार के अंदर से 2 20-22 साल के लड़के बाहर निकले और इधर उधर मुआयना करने लगे। उनमें से एक लड़के ने आवाज लगाई, भाई साहब।
ये परिवार आपका ही है क्या? गुरु, जो अब तक बेफिक्र होकर बर्तन समेट रहा था, अचरज का भाव लिए उठ खड़ा हुआ और बोला, हाँ साहब जी, बोलिए, हमारा ही परिवार है। कोई बात है का? अरे नहीं, दरअसल मेरा नाम अनिकेत है और ये मेरा दोस्त राजीव। हम दोनों ही MMM कॉलेज से PhD कर रहे हैं। हमें हमारी थीसिस पूरी करनी है। हमारी थीसिस का सब्जेक्ट है पॉवर्टी ऑन रोड। मतलब सड़क पर जो गरीब लोग रहते हैं ना, उनके बारे में शोध करना है। इसलिए उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं और बहुत से लोगों से मिल चुके हैं। काफी कुछ जानने को मिला है। आप आखिरी हैं, वापस जाते समय आप दिख गए तो सोचा कुछ और कंटेंट मिल जाए। काफी प्रयास करने के बाद भी गुरु को इतनी बातों में बस इतना समझ आया कि ये लोग उसके साथ कुछ देर रहेंगे, कुछ लिखेंगे और चले जाएंगे। उसने पार्वती की तरफ देखा। वो भी उसको प्रश्नवाचक निगाहों से देख रही थी, मानो पूछ रही हो, कहीं कुछ बखेड़ा तो खड़ा नहीं होगा। पर गुरु ने उसे आंखों ही आंखों में निश्चिंत करते हुए मानो जवाब दिया, अरे नहीं, 20 साल के लड़के हैं, पढ़ने वाले लगते हैं। अपने मर्द पर भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। गुरु ने उन दोनों को सिर हिलाकर स्वीकारोक्ति देते हुए खाट पर बैठने का इशारा किया और फिर बचा कुचा बर्तन समेटने चला गया। बच्चों की आंखों में कौतूहल था। अनिकेत ने इस कौतूहल का सामना स्नेह से किया और मुन्नी के सिर पे हाथ फेरते हुए आवाज दी, अरे ओ गन्ने वाले भाई साहब, जरा 7-8 गन्ने का जूस लाइए। मिनटों में राजू हाजिर हुआ और इशारा पाकर सबको जूस देने लगा। राजू को जूस देते वक्त उसे गुरु की आंखों में गर्व का भाव दिखा, मानो वह कह रहा हो, हमारी भी पहचान ऐसे लोगों से है जिनके पास गाड़ी है। 10 बज रहे थे। अनिकेत ने गुरु की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में काफी कुछ जान लिया था। पल पल जिंदा रहने के लिए जो संघर्ष था, उसका भी अनुमान लगा लिया था। गुरु भी अब काफी सहज हो गया था। गाड़ियों के शीशे के पीछे बैठा इंसान अब उसके सामने बैठा था। काफी बातचीत के बाद गुरु ने कहा, साहब, इतना तो पता लग गया कि हमसे जानकारी लेके उसका अपनी पढ़ाई में यूज करेंगे, मगर अभी तक आपने कछु लिखा तो नहीं। अरे अंकल जी, आप टेंशन मत लो, हम न्यूज चैनल वाले नहीं जो सब कुछ लिखते रहेंगे। आप बस ऐसे बात करते रहिए आराम से, बस इतना ही काफी है। अब तो मैं सोच रहा हूँ यहीं आपके पास रात गुजरूं। क्यों राजीव? राजीव जो अब तक सहायक विद्यार्थी की भूमिका में था, अचानक विफर पड़ा, क्या बोल रहा है यार? वैसे ही सारा दिन घूम के हवा टाइट है और तू ये नया शगुफा छोड़ रहा है। रहने दे भाई, मुझे नहीं करनी PhD, बख्श दे मुझे। राजीव की त्योरियां चढ़ते देख अनिकेत ने उसे संभाला और आखिरकार उसे मना ही लिया। पर समझ नहीं आ रहा सोएंगे कहाँ? मैं तो बोलता हूँ गाड़ी में ही सो जाते हैं, राजीव ने कहा। साहब जी, सोने की दिक्कत तो है ही नहीं, गुरु ने खाट पर हाथ मारते हुए कहा। हमारे पास 2 खाट है, एक पर आप दोनों सो जाए, एक पर पार्वती और बच्चे और मैं दोनों खाटों के बीच में, पर आप नीचे। इस बार गुरु ने अनिकेत को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे क्या हो गया? हम तो वैसे भी कबो कबो नीचे सोई जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से सो जाइए। हम खाना निकलवाते हैं, माटी के खाएंगे तो सू लगे। अरे नहीं, तकलीफ मत उठाए, हम खा कर आए हैं, आप लोग खा लीजिए, अनिकेत ने कहा। रात के करीब 11:30 बज रहे होंगे। अनिकेत और राजीव एक खाट पर, गुरु दूसरी खाट पर लेटा हुआ था। लाख बोलने के बाद भी पार्वती बच्चों के साथ नीचे सोई थी। राजीव किसी तरह शरीर पर तालियां बजा के करवटें बदल कर सो रहा था। अनिकेत और गुरु एक दूसरे की तरफ मुंह करके बातें कर रहे थे। तो अंकल जी, आपका नाम रामाशीष है तो गुरु नाम कैसे पड़ा? तब का बोले, साहब जी, हमारे जन्म से पहले हमारी अम्मा के 5 बच्चे हुए और सब भगवान को प्यारे हो गए। तब हम हुए और हमारे अम्मा बाबूजी ने हमारा नाम गुरु रख दिया।
तू कहा है कि हमारे गांव में मानते हैं कि अगर बच्चे जी ना रहे हों तो खराब नाम रखने से बच्चा जी जाता है। हैं? ये कौन सी बात हुई? अनिकेत ने हंसते हुए पूछ। अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। फिर हमारी अम्मा ने हमारा नाम रामाशीष रखा, गुरु ने कहा। अनिकेत, अच्छा तो आपके परिवार के बाकी लोग क्या करते हैं? आई मीन आपके मम्मी पापा। और आपने पढ़ाई कहाँ तक की? गुरु, ये माटी ही हमारे सारे पूर्वजों का पेट पालती आई है। हमारे बाबूजी गांव के कोन्हार थे, अम्मा भी उनका हाथ बटाती थी। गांव के ब्याह शादी और तीज त्योहार में दिया देकर हमारा घर चलता था। त्योहारी में अनाज मिल जाता था और पहनने को पुराने कपड़े भी। फिर अम्मा चल बसी, बाबूजी भी कुछ दिन में चले गए। पढ़ाई लिखाई हमने किया नहीं था, सो ले देके यही खानदानी हुनर हमें विरासत में मिला था। 6 साल पहले हम पार्वती और मुन्नी को ले देके दिल्ली आ गए। वो कहा है कि पार्वती से हमारा ब्याह बचपने में हो गया था। अनिकेत, दिल्ली क्यों अचानक? गुरु अब का बोले। तू कहा है कि गांव में गुजारा नहीं हो पा रहा था। ब्याह शादी और होरी दिवाली में अब माटी का दिया कौन पूछता है। बहुत उम्मीद लगा कि यहाँ आए पर पता लगा कि यहाँ हमारा खानदानी हुनर कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकता। ईटा ढोने की कोशिश किए मगर हो नहीं पाया, हमसे कभी किए नहीं थे ना। जो पैसे जमा थे वो मकान के किराए में ही खर्च हो गए। किराया दे ना पाए तो मकान मालिक ने सड़क पर फेंक दिया। बहुत हो हल्ला भी किया। 1-2 दिन इसी मेट्रो के पुलिया के नीचे गुजारे। बहुत परेशान थे, इधर उधर घूम रहे थे। तभी सड़क के किनारे एक आदमी को माटी के बर्तन बेचते देखे तो हम भी सोचे कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं। तब से यही काम कर रहे हैं। कभी पेट भरता है, कभी खाली रह जाता है। अनिकेत का हृदय पसीज उठा। शहर की जिस अंधाधुंध चमक ने गांव में घुसकर भुरहु जैसे परिवारों के जीने का सहारा छीना था, वही शहर आज खुद उनको आमंत्रण देने के बाद भी उनका पेट भरने में असमर्थ था। अपनी आवाज में तसल्ली देने वाले भाव लाते हुए अनिकेत ने कहा, चलो अभी दुख काट लो, बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे तो आगे की जिंदगी संवर जाएगी अंकल जी। गुरु हंसते हुए, अरे कहाँ संवरेगी साहब जी, लगता है आप भी उस रंग बिरंगी किताबों को देखकर धोखा खा गए। तू तो आप जैसे कुछ भले लोग दे गए थे, बोले थे कि बच्चों को पढ़ाना है। अब आप ही बताइए साहब जी, खाली किताब रखने से थोड़ी ही पढ़ाई होती है। तू किताब में एक जगह एक आदमी का फोटो है माटी का बर्तन बनाते हुए। बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। आगे अनिकेत से कुछ ना पूछा गया। गरीबी का दुष्चक्र किसी परिवार को कितनी पीढ़ियों तक फंसा के रखेगा, ये कहना मुश्किल है। वैसे एक बात बोले साहब जी, हम जब यहाँ पहली बार आए थे तो सोचे थे कि खूब मेहनत करेंगे और एक दिन ऐसी ही शानदार गाड़ी लेंगे। घर नहीं लेंगे किराया पे, क्या फायदा। उसी गाड़ी में रहेंगे, सोएंगे भी रोज। घर के किराया का पैसा बचा के गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे। मगर अब तो ये पक्का हो गया कि इस जन्म में ही सपना पूरा नहीं होगा। चलो अगला जन्म जिंदाबाद। अनिकेत भुरहु के इन मासूम सपनों को सुन के मुस्कुरा उठा। अचानक उठ के बोला, चलिए अंकल जी, एक काम तो कर ही सकते हैं। आपने मुझे बिस्तर दिया, मेरा भी फर्ज बनता है कि एक रात के लिए ही सही आपको आपके सपनों वाली नींद दूं। चलिए आइए। अरे साहब जी, ये सब रहने दीजिए, हमारा ये मतलब नहीं था, आप छोड़िए ये सब। गुरु की बात काटते हुए अनिकेत ने उसका हाथ पकड़ के बोला, अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं, सब जाग जाएंगे। आपको आपकी माटी की कसम, चलिए। अरे साहब जी, आप फालतू परेशान हो रहे हैं, आराम से सो जाइए, रात बहुत हो गई है। सुबह सुबह यहाँ गाड़ियाँ आती है, आपको सुबह उठ के गाड़ी को साइड करना पड़ेगा। गुरु ने कहा, पर अनिकेत तो जैसे ठान चुका था, वो मैं कर लूंगा अंकल, आप बस गाड़ी में सो जाइए। यह कह के उसने गाड़ी की चाबी जेब से निकालकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया।
अपना नुकुर करते हुए गुरु के सामने उसके सपनों की दुनिया खुली पड़ी थी। अनिकेत खाट पर सोया था, गुरु गाड़ी में। जिंदगियों ने जैसे आपस में समझौते कर लिए थे। 1 घंटे तक तो गुरु ने अपने आसपास की हर चीज का मुआयना किया। सीट के ऊपर खुद को उछाल उछाल कर देखा, मखमली आराम को महसूस किया। अचानक दिल में ख्याल आया कि पार्वती को बुला ले, आखिर उसका भी तो हक बनता है। मगर फिर सोचा कि कहीं साहब जी को बुरा ना लग जाए। और फिर पार्वती को इन सब चीजों का शौक नहीं। गुरु खुश था, चाहे 1 दिन के लिए ही, भगवान ने उसका सपना पूरा कर दिया था। नींद आज आंखों से गायब ही हो गई थी। सपना छोटा हो या बड़ा, उनके पूरे होने का एहसास ही आंखों की नींद को कुछ वक्त के लिए गायब कर देता है। सुबह के करीब 5 बजे होंगे, अचानक जोर की आवाज हुई। ऐसा लगा कुछ फट गया हो। अनिकेत घबराकर उठ बैठा। बाकी लोग भी उठ बैठे। कुछ लोग इधर उधर दौड़ने लगे। सामने ही अनिकेत की कार ध्वस्त अवस्था में थी। पीछे एक ट्रक था जिसने उसे टक्कर मारी थी। ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया था, उसे मार भी रहे थे। चकनाचूर गाड़ी के सामने एक और रुका हुआ ट्रक था जिस पर लोहे के सलिए लदे हुए थे। पीछे के ट्रक के टक्कर ने उन सलियों को अनिकेत की गाड़ी में देने पर मजबूर कर दिया था। यह नजारा देखकर अनिकेत की रूह कांप गई। वो दौड़ के गाड़ी के पास पहुंचा। रात में गुरु को पीछे की सीट पर सुलाने का दृश्य याद आया तो राहत की सांस ली। आशा की किरण जगी। गाड़ी के पास पहुंचा तो यह उम्मीद भी जाती रही। सामने का दृश्य हृदय विदारक था। गुरु स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे हुए था। गुरु की हालत देखकर अनिकेत की चीखें निकल गई। लोग आसपास खड़े थे। पार्वती अब तक बुत बन चुकी थी। बच्चों को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था अब तक। कुछ लोग फोन लगा रहे थे पुलिस को, कुछ लोग फोटो खींच रहे थे। अनिकेत के अलावा बाकी सब हैरान थे कि गुरु आखिर गाड़ी में कैसे पहुंचा। अनिकेत को समझ नहीं आ रहा था कि इस अंत का गुनाहगार किसको ठहराए। मेट्रो पुल के नीचे रखे मिट्टी के बर्तनों को देखकर उसकी आंखें जैसे ठहर गई। ऐसा लगा जैसे बर्तन अपने शहकार का इंतजार करते हुए इस बात से बेफिक्र थे कि अपने एक रात के सपने को पूरा करने के लिए उनके मालिक ने क्या कीमत चुकाई थी। समाप्त। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।